अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह एक बार फिर से हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। बैंगन की फसल को क्षति पहुंचाने वाले कीटों के नियंत्रण पर जानकारी। दुधारू पशुओं में गर्भपात की समस्या और इसका निदान। हमारे प्रदेश के जो किसान भाई बैंगन की फसल लगाए हुए हैं, उनकी फसल में इस समय विभिन्न प्रकार के कीटों का प्रकोप देखने में आ रहा होगा, जिनका समय से अगर नियंत्रण नहीं किया गया तो उत्पादन में कमी होने लगती है। तो किसान भाइयों, आप इन कीटों का नियंत्रण किस तरह से करें, इस विषय पर संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MP मौर्य। किसान भाइयों, इस समय आजकल आप लोगों ने अपने खेत में बैंगन लगाया होगा। तो इस समय बैंगन में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कौन कौन से प्रमुख कीड़े लगते हैं। इस समय बैंगन में मुख्यतया समस्या जो आती है उसमें आती है सफ़ेद मक्खी की। तो सफ़ेद मक्खी जब हम इसकी पहचान क्या है कि जब हम पत्तियों को हिलाते हैं तो आपको इसमें से छोटे छोटे कीड़े उड़ते हुए दिखाई देंगे सफ़ेद रंग के। ऐसा लगेगा कि उसमें से कुछ पाउडर उड़ रहा है। तो अगर इस तरह की सिम्टम्स आपके खेत में दिखाई देते हैं तो इसका मतलब ये है कि सफ़ेद मक्खी का प्रकोप आपके बैंगन में हो रहा है और वो पत्तियों से रस को चूसती रहती है, जिसके कारण जो पत्तियां होती हैं पीली पड़नी शुरू हो जाती हैं। और दूसरा जो मुख्य कीड़ा लगता है उसी समय उसमें उसको कहते हैं जैसिड, उसको फुदका बोलते हैं। आपने देखा होगा, उसको ज़रा सा भी उसको टच करेंगे तो वो फुदक के दूर चला जाता है। हरे रंग का होता है ये, वो भी पत्तियों से रस चूसता है। तो इसके नियंत्रण के लिए हमें जो सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड हैं जो पौधे के अंदर चले जाएं, ऐसे कीटनाशकों का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें हम लोग मुख्यतः जो संस्तुति देते हैं वो है थाइमिथक्सैम। थाइमिथक्सैम दवाई है जो बाज़ार में इकतारा नाम से उपलब्ध रहती है। तो उसकी 25 ग्राम AI प्रति हेक्टेयर की दर से उसका हमें 500 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। अगर इसका हम छिड़काव अगर हम देखते हैं कि पत्तियों पे 2-3 सफ़ेद मक्खी दिख रही है, उस अवस्था पे हमें इसका छिड़काव प्रारंभ कर देना चाहिए। और जो दूसरी प्रमुख कीट है जो फल बनने की अवस्था में जिसका प्रकोप शुरू होता है, उसको बोलते हैं ब्रिंजल फ्रूट एंड शूट बोरर। फल प्रोरो एवं फल छेदक। तो जो शुरू की अवस्था होती है, ये कीट क्या करता है कि सबसे पहले प्रोरोह को बेधता है और जिससे प्रोरोह जो है आपका सूखना शुरू हो जाता है। और इस तरह की अवस्था आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रोरोह के सूखने के बाद से जो पौधा है वो छोटा रह जाता है और ऊपर का जो ब्रांचेज हैं, जो शाखाएं हैं, वो सारी की सारी सूख जाती हैं और इससे जो पौधे का जो विकास है वो रुक जाता है। तो प्रोरोह वेधक जो है बहुत ही कह सकते हैं प्रमुख कीट है और ज़्यादा हमारे क्षेत्र में हानि पहुँचाता है। और यही कीट जब फल बनने लगते हैं तो वो फल को भी बेधना शुरू कर देता है, जिसको हम कहते हैं फल बेधक। उस समय उसका नाम हो जाता है फल बेधक। तो अभी आपको हम दिखाते हैं फल बेधक। तो फल बेधक के नियंत्रण के लिए हम लोग मुख्यतः क्या करते हैं कि जैसे ही हमें सिम्टम्स दिखाई देने, लक्षण दिखाई देने शुरू होते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जैविक विधि द्वारा इसका नियंत्रण बताते हैं।
इसके लिए ट्राइकोग्रामा प्रजाति की, जो इसको कहते हैं अंड परजीवी, ये आपके नज़दीकी किसी भी जैविक नियंत्रण प्रयोगशाला में आपको ये उपलब्ध हो जाएगा। उस ट्राइकोग्रामा के 50,000 अंडे प्रति हेक्टेयर के दर से खेत में लगाने से जो प्रोरो एवं फल बेधक कीट है इसका नियंत्रण हम कर सकते हैं। लेकिन इस अंड परजीवी का जो खेत में छोड़ने का जो समय है वो आपको ध्यान में रखना है। फूल आते ही इस अंड परजीवी को अपने खेत में छोड़ना ना भूलें। अगर उस समय अगर आप इस ट्राइकोग्रामा अंड परजीवी को आप खेत में छोड़ते हैं तो आप अच्छी तरीके से इस फल एवं प्रोरो बेधक को नियंत्रित कर सकते हैं। ट्राइकोग्रामा एक ऐसा अंड परजीवी है जो बैंगन के फ्रूट एंड शूट बोरर के अंडे को पैरासिटाइज करता है। जो ट्राइकोग्रामा है ये जो फ्रूट एंड शूट बोरर है उसके अंडे के ऊपर अपना अंडा दे देता है, जिससे कि जो मुख्य कीट है वो उसका अंडा मर जाता है। तो इस तरीके से हम अगर अंड परजीवी ट्राइकोग्रामा को अपने बैंगन के खेत में प्रयोग करते हैं तो उसको हम अच्छी तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। तो ट्राइकोग्रामा के 50,000 अंडे प्रति हेक्टेयर की दर से हमें बैंगन के खेत में छोड़ने चाहिए। अगर हम इस कीट का ज़्यादा प्रकोप हो रहा है, फल बेधक का ज़्यादा प्रकोप हो रहा है, बहुत ही अच्छी दवाई आ रखी है बाज़ार में, थोड़ी महंगी तो हैं लेकिन उसका जो इस कीट का नियंत्रण बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जैसे कोराजन नाम की दवाई है, कोराजन का हम अगर प्रयोग करें 30 ग्राम AI प्रति हेक्टेयर की दर से अगर इसका हम प्रयोग करते हैं तो इस कीट को हम अच्छी तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। तो इसको कुछ अंतराल में जैसे 20 दिन 25 दिन के अंतराल में इसका हम छिड़काव करें तो हम इस कीट को अच्छी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम इस कीटनाशक का छिड़काव करें उस समय हम फल को ना तोड़ें, क्योंकि फिर जहर की मात्रा हमारे फल में भी उपलब्ध होगी। तो इसके लिए वेटिंग पीरियड का इंतज़ार करें, करीब 15 दिन बाद फल को तोड़ें, उसके बाद बाज़ार में बेचें। तो सबसे अच्छा ये होता है कि छिड़काव करने से पहले ही हम फल को तोड़ लें, फिर उसके बाद से छिड़काव करें, जिससे कि हमारे जो सब्जी का नुकसान ना हो। हमें वेटिंग पीरियड का ध्यान रखना है दवाई छिड़कने के बाद से। तो अगर हम इसका 2 या 3 छिड़काव अपने फसल पे करते हैं तो इस कीट को पूरी तरीके से हम नियंत्रित कर सकते हैं। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। ऑर्किड फूल की खेती एक अधिक आय का जरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। आज बदलते समय में विभिन्न फूलों की खेती अच्छी आय का जरिया बनती जा रही है और इन फूलों के अंतर्गत अगर ऑर्किड की बात की जाए तो इसकी बढ़ती बाजार मांग को देखते हुए किसान इसकी खेती की ओर आकर्षित हुए हैं। अतः आप इससे अधिक और गुणवत्ता युक्त फूल कैसे प्राप्त करें, इसके लिए आइए तकनीकी बिंदुओं पर जानकारी के लिए मिलते हैं जिला भागलपुर के एक उद्यान विशेषज्ञ डॉक्टर परमवीर सिंह से। ऑर्किड की खेती के लिए सबसे पहले एक ग्रीन हाउस की आवश्यकता होती है, शेड नेट हाउस, जिसमें हम 50% से लेकर 75% तक का नेट यूज करते हैं। इसके लिए हम बाम्बू या GI पाइप का उपयोग कर सकते हैं स्ट्रक्चर के लिए। इसके बाद हम 75% नेट का स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको नेट हाउस बोलते हैं। नेट हाउस बनाने के बाद हम इसमें फोगर सिस्टम डेवलप करते हैं तथा उसके बाद बेंच बनाते हैं, क्योंकि जो ऑर्किड की खेती है वो सिर्फ एरोपोनिक्स है, इसमें हवा के द्वारा भोजन लिया जा सकता है, तो इसलिए इसके लिए बेंच पे इसकी खेती करते हैं। इसके लिए सबसे पहले बेंच बनाया जाता है, बेंच पर तार की रोप खींची जाती है। उसके उपरांत इसमें कोको सेल्स का मीडिया यूज करते हैं जिसमें ब्लॉक होते हैं। इसमें नीचे पॉलीथीन बिछाया जाता है, क्योंकि ऑर्किड जो है नीचे ज़मीन में नहीं उगाया जाता, हवा के अंदर रहता है, इसलिए पॉलीथीन बिछाया जाता है ताकि इसके अंदर खरपतवार नहीं आए। जैसा ब्लॉक में आप
4 प्लांट एक ब्लॉक में लगा सकते हैं। ये ब्लॉक 1 बाई 1 फीट का होता है। इस ब्लॉक में 4 प्लांट लगाए जा सकते हैं और इसको बेंच बनाने के बाद, ब्लॉक में लगाने के बाद उसके वायर पे इसको रख दिया जाता है। इसके बाद प्लांटिंग होने के बाद इसमें आप फर्टिलाइज़र का, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट का मुख्यतः ध्यान दें। न्यूट्रिशन में आप वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र यूज करते हैं, जिसके द्वारा 2 ग्राम पर लीटर पानी में घोल बनाकर फोलिएज स्प्रे करते हैं। इसमें फोलियर स्प्रे ही महत्वपूर्ण है, जिससे कि इसका न्यूट्रेंट मैनेजमेंट हो सके, और यह वीक में 2 बार करते हैं। बारिश के या ज़्यादा ह्यूमिडिटी में स्नेल्स आते हैं, स्लग और स्नेल्स का प्रकोप बढ़ता है, जिसको अलग हाथ द्वारा अलग कर दिया जाता है। इसके अलावा इसमें फ्लावर रोटिंग और बैक्टीरियल ब्लाइट आता है, जिसका निदान स्ट्रेप्टोसाइक्लिन द्वारा किया जा सकता है। इसके बाद इसका हार्वेस्टिंग, ये आफ्टर प्लांटिंग 3 से 6 माह में फ्लावर स्टार्ट कर देता है और एक पर ईयर 8 से 10 स्पाइक्स प्राप्त होते हैं, जिसका मूल्य हमारे यहाँ पे 12 रुपये से 15 रुपये के हिसाब से फ्लोरिस्ट यहीं से ले जाता है। इसका हार्वेस्टिंग करते समय ये ध्यान रखें कि मार्केट के हिसाब से इसका हार्वेस्टिंग करते हैं। अगर डिस्टेंट मार्केट के लिए इसका हार्वेस्टिंग करना हो तो फर्स्ट फ्लोरेट जब ओपन हो जाए उसका हार्वेस्ट करें। अगर नज़दीकी मार्केट के लिए, लोकल मार्केट के लिए जाना हो तो फुली ओपन होने के बाद इसका हार्वेस्टिंग कर लें, ताकि उसका अधिक मूल्य मिल सके। इसमें हमारे यहाँ मुख्यतः 2 प्रजातियाँ अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, जैसे कि सोनिया 17 और सिंगापुर वाइट वैरायटी, जो कि काफ़ी अच्छा कर रही है। जिसमें सोनिया 17 में 10 से लेके 13 तक फ्लोरेट्स आते हैं, तथा सिंगापुर वाइट में 16 से 18 तक फ्लोरेट्स प्राप्त किए जा सकते हैं। इसकी खेती शुरू करने के लिए एक बेंच और ये ब्लॉक का कीमत होती है 400 से 425 रुपये पर स्क्वायर मीटर। तो ये जो 720 स्क्वायर फीट का एरिया है, उसके लिए 2.5 लाख से 3 लाख रुपए की कीमत कॉस्ट आती है कल्टीवेशन के लिए। उसके उपरांत ये 6 माह बाद फ्लावरिंग स्टार्ट कर देता है प्लांटिंग के बाद। उसके उपरांत इसमें पर ईयर 5 से 6 लाख रुपए प्रथम ईयर, उसके बाद 7 से 8 लाख रुपए दूसरे ईयर, और एक बार लगाने के बाद ये 6 से 8 साल तक लगातार फूल देता रहता है। इससे शुरू में प्रथम जो लगता है तो 1 से 1.5 साल में जो कीमत लगी है वह फ्री हो जाती है। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। दुधारू पशुओं में गर्भपात की समस्या और उसका निदान। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है, और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। दुधारू पशुओं में कुछ कमियों के कारण कई तरह की समस्याएं आती रहती हैं। इन समस्याओं में गर्भपात की समस्या आमतौर पर देखी जाती है, जिसके कारण पशुपालकों को काफी हानि उठानी पड़ती है। तो किसान भाइयों, इस समस्या का क्या कारण है और इसका निवारण किस प्रकार से किया जाए, इसकी जानकारी दे रहे हैं राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा, जिला समस्तीपुर के एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर प्रमोद कुमार। पशुओं में प्रजनन संबंधी समस्या बहुत कारणों से हो सकती है, जैसे सही खान पान का नहीं मिलना, पोषण का कमी होना, टॉक्सिसिटी होना, या गाभिन अवस्था के दौरान किसी तरीके का इंजरी होना, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जीवाणु के संक्रमण, विषाणु से संक्रमण, बहुत सारी समस्याएं हैं जिसके वजह से प्रजनन संबंधी समस्याएं गाय में आती हैं। मुख्य प्रजनन संबंधी समस्याएं हैं जैसे आरओपी, जिसको रिटेंशन ऑफ प्लासेंटा बोलते हैं, बोलचाल की भाषा में जड़ का नहीं गिरना, उसके बारे में हम सबसे पहले बताएंगे। जड़ नहीं गिरना
पशुओं में प्रजनन का एक प्रमुख समस्या है, उससे मेट्राइटिस या पायोमेट्रा का डेवलपमेंट हो जाता है, जिसकी वजह से वो गाय हिट में नहीं आती है और कंसीव नहीं करती है। उसका प्रमुख कारण है कैल्शियम का कमी होना, विटामिन ए, सेलेनियम का कमी होना, विटामिन 12 की कमी होना, इंजुरी होना, किसी तरीके का बच्चा जन्म समय टॉर्सन हो जाना या घीस तीर करके बच्चे को निकालना, जन्म से पहले या तो बच्चा हो जाता है या बच्चा होने के बाद जड़ का पूरी तरह नहीं गिरना, ये एक प्रमुख इसका लक्षण है। बच्चा देने के बाद आधे घंटे से 6 घंटे के अंदर जड़ को गिर जाना चाहिए। अगर 6 घंटे के बाद भी जड़ अपने आप नहीं निकलता है तो पशुपालक बंधु एक चीज ध्यान देंगे कि जब भी बच्चा जन्मता है, आधे घंटे हो या 1 घंटा हो, तो उस समय हल्का गर्म पानी, उसमें नमक और गुड़ मिला करके उसको पिलाएंगे। इससे एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है और जड़ आसानी से निकल जाता है। ऐसा करने के बावजूद भी अगर जड़ नहीं निकलता है तो 6 घंटे के बाद हम लोग उसको मैनुअली हाथ डाल करके जड़ निकालेंगे या उसके लिए कोई दवा देंगे। सबसे पहले यूट्रोटोन, यूट्रोफिट, ऐसी बहुत सारी दवाई हैं। इसका सही मात्रा में किसी पशु चिकित्सक की सलाह से उसको पिलाएं, इससे जड़ निकलने में सहूलियत होता है। नहीं निकलता है तो जड़ का कुछ हिस्सा गर्भाशय के अंदर ही रह जाता है और वो बच्चे देने के 10-15 दिन के बाद वो धीरे धीरे सड़ने लगता है, जिसको पायोमेट्रा बोलते हैं। जब उस दौरान अगर ओस जो है, गर्भाशय का ओस जिसको मुंह बोलते हैं, वो अगर बंद हो गया तो अंदर ही अंदर गर्भाशय के अंदर पस बन जाएगा और 10 से 15 दिन के बाद गाय का दूध अचानक से सूखना शुरू होगा। इसको क्लोज पायोमेट्रा बोलते हैं। इसके इलाज के लिए सबसे पहले हम लोग हार्मोन का इंजेक्शन देते हैं, जिससे उसका ओस खुल जाए और उसके अंदर का जो भी पस जमा है गर्भाशय के अंदर वो बाहर निकल जाए। और उस सप्ताह या 8 दिन तक वो लोचियल डिस्चार्ज पेशाब के रास्ते से निकलते रहता है। वो हल्का रेडिश कलर का, वो नॉर्मल डिस्चार्ज है। अगर 8 दिन के बाद भी या 10 दिन 15 दिन तक वो लोचियल डिस्चार्ज होते रहे तो हम समझेंगे कि गर्भाशय में किसी न किसी तरीके का इन्फेक्शन रह गया है या जड़ पूरी तरीके से नहीं निकला है या मेट्राइटिस डेवलप करने की संभावना है। मेट्राइटिस डेवलप करने पे काफ़ी गाढ़े कथई कलर का डिस्चार्ज पेशाब के रास्ते से निकलने लगता है और ये काफ़ी बदबूदार होता है। यूटेरस के अंदर जो वाल है उसको वो काफ़ी प्यूट्रीफाई कर देता है अंदर से और यूट्राइन हेल्थ को डिस्टर्ब करता है। ये अगली बार जो गर्म होगा उसमें काफ़ी विलम्ब होता है या उसको पाल देने पर भी वो कंसीव नहीं करेगा, उसको बार बार पाल देना पड़ेगा, जिससे हम लोग रिपीट ब्रीडिंग बोलते हैं। तो रिपीट ब्रीडिंग आरओपी का एक कारण है। जब भी इस तरीके का समस्या आता है तो किसी प्रशिक्षित पशु चिकित्सक से हम उसकी जाँच करवाएंगे और सबसे पहले जो यूटेरस के अंदर पस है उसको बाहर निकालेंगे हार्मोन का इंजेक्शन दे करके और उसके बाद उसका एंटीबायोटिक से ट्रीटमेंट करेंगे, तभी हम रिपीट ब्रीडिंग को रोक सकते हैं। कई बार यह पोषण की कमी की वजह से भी होता है या मिनरल्स या विटामिन की कमी, स्पेशली विटामिन ई, सेलेनियम, B12, ये सब की कमी से पशु बार बार कंसीव नहीं कर पाता है पाल देने के बाद भी। तो कई बार मिनरल्स देने पर भी ये अपने आप भी ठीक हो जाता है। सिस्टिक ओवरी एक हार्मोन की डिस्टर्बेंस की वजह से होने वाला बीमारी है, जिसके वजह से गाय समय पर गर्म नहीं होती है या लंबे समय तक गर्म रहती है या समय से पहले गर्म हो जाती है। पाल देने के बाद वो 21 दिन पे या 21 दिन के बाद फिर से दोबारा गर्म हो जाती है। अगर ऐसा समस्या आ रहा है बार बार तो सिस्टिक ओवरी होने का संभावना है। तो वैसे स्थिति में हम लोग हार्मोन का GnRH हार्मोन का इस्तेमाल करेंगे। GnRH हार्मोन जब भी दें तो पाल देने के करीब 5 से 6 घंटे पहले दें और उसके बाद पाल दें। इससे फॉलिकुलर सिस्ट का इलाज हो सकता है और गाय कंसीव करेगी। ल्यूटियल सिस्ट होने की वजह से भी एग रिलीज नहीं हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग उसको सिस्ट को ब्रेक करने के लिए हार्मोन ल्यूटालाइज का इस्तेमाल करेंगे। तो पशु चिकित्सक की सलाह से वैसे हार्मोन्स का इस्तेमाल करेंगे और उनको हम ब्रेक करेंगे, तभी हमारी जो पशुएं हैं वो समय से कंसीव हो पाएंगी। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। जिला कटिहार से अनूप सिंह जी, आप चने की उन्नतशील किस्मों के बारे में जानकारी चाहते हैं तो अनूप जी आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाई जानते हैं कि चने की खेती के लिए सबसे ज़रूरी है कि जिस खेत में हम चना उगाने जा रहे हैं उसकी मिट्टी किस प्रकार की हो। इसमें भारी या दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है और पानी का सही निकास की व्यवस्था होनी चाहिए। जो प्रमुख प्रजातियां हैं चने की 2 तरह की हैं, एक तो देसी चना, दूसरा है काबुली। देसी चना में राधे, अवरोधी के 850
पूसा 256 इत्यादि काफ़ी अच्छी किस्में हैं जिनको अपने खेतों में वो उगा सकते हैं। काबुली में चमत्कार एक प्रजाति है जो कि काफ़ी अच्छी है, दूसरा JGK 1 है और सामान्यतः जो किस्में हमारे पास जो है अवेलेबल हैं वो उनका जो समय सीमा है वो 120 दिन से लेकर के 150 दिन तक का है। मैंने बताया कि 2 प्रजातियां हैं, देसी और काबुली। देसी के लिए जो है 75 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर दर होती है और काबुली के लिए 90 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। चने को हम जो है राइजोबियम कल्चर से उपचारित करते हैं। सामान्यतः क्या होता है कि बाजार में 200 ग्राम का राइजोबियम पैकेट मिलता है, उसको वो पैकेट 10 किलो चने के बीज को उपचारित करने के लिए पर्याप्त होता है। इस बीज को उपचारित सामान्यतः दोपहर के बाद करें ताकि दूसरे दिन सुबह हम उसकी बुवाई कर सकें। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अधिकार प्राप्त करने हेतु ब्रोकली की खेती पर जानकारी। अच्छी पैदावार हेतु तंबाकू की फसल में पौध सुरक्षा उपाय। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadatabihar@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।